तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी यहाँ पर बहुत कानून लगता था। बहू को घूंघट गिरा करके रखना होता था। वह घूंघट नहीं उठा सकती थी, सिर्फ अपने कमरे में ही उठा सकती थी। हम लोग गांव में रहते थे, यहाँ पर अभी भी यही सब कुछ हो रहा था। एक तरफ से देखा जाए तो यह बुरा नहीं था। बड़ों की इज्जत करना और रीति रिवाज का पालन करना हमारा धर्म था। लेकिन यह देखकर मैं हैरान थी कि ऐसे बहुत से रीति रिवाज थे जिस पर मुझसे तो अमल करवाया जाता था, लेकिन मेरी जेठानी से नहीं करवाया जाता था, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू थी। एक दिन यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वह रात को हाथ में तेल का कटोरा उठाती है और कहती कि मैं ससुर जी की मसाज करने जा रही हूँ, उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है। थोड़ी देर बाद कमरे से उसके रोने की आवाज़ें आने लगती और मैं बहुत हैरान थी। मैं बहुत उत्सुक थी। एक दिन जेठानी के कपड़े पहनकर मैं अंदर चली गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर तो ससुर जी ने अपना मेरा पति इस दुनिया का सबसे ज़्यादा लापरवाह और मासूम आदमी था। उसे किसी बात का पता ही नहीं रहता था। शादी की पहली रात भी वह जिस तरह से मुझसे बातें कर रहा था, मुझे समझ में आ गया कि बस यह एक चलता फिरता पुरुष है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई अकल नहीं है। और यह हाल मेरे जेठ का था। वह कहने को तो बड़े थे, लेकिन उनकी इस घर में नहीं चलती थी। जब हमारे लिए वह रिश्ता आया, यानी कि मेरे लिए और मेरी जेठानी के लिए, तो मेरी तरह उनके परिवार में भी यही सोचा होगा कि घर में सासू माँ नहीं है तो हमारी बेटियों का हुक्म चलेगा और यह राज करेंगी। लेकिन यहाँ पर आकर हमें लगने लगा था कि अगर सासू माँ होती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वह एक औरत होती तो हमारा दर्द को समझती और हम उससे भी बात कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर सासू माँ का किरदार ससुर जी निभा रहे थे। वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और गुस्से वाले इंसान थे। हर वक्त उनको मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत थी। उन्होंने कुछ कायदे बना रखे थे जिस पर अगर अमल न किया जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। जैसे कि यह घर की बहुएं घूंघट में रहेंगी, जब वह आसपास हो तो घूंघट बिल्कुल भी ना हटे, और अगर वैसे भी घूंघट करे तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरी जेठानी मुझे समझा दिया था कि अगर ससुर जी घर पर ना हो तो तुम घूंघट उठा सकती हो। मेरी जेठानी का नाम पुष्पा था। ओ अभी तो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन शुरू शुरू में क्या पता चलता है कि कौन कैसा है। इस घर में वह मुझसे पहले थी और उसकी शादी 8 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके यहाँ संतान नहीं था। उसने कहा कि इस पूरे परिवार के मर्द बड़े ही अजीब हैं, बस यूँ समझो कि हर बात मान लेते हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे ससुर जी इतने सख्त क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात है, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत पूरी तरह से तो अच्छी नहीं हो सकती ना। इस घर में बिल्कुल भी मांस मछली नहीं बनती, लेकिन मैं शादी से पहले नॉनवेज खा लिया करती थी। घर में तो नहीं खाती थी पर बाहर जाकर खा लेती थी। पर मेरी जेठानी ने कहा कि अगर यहाँ पर पता चल जाए कि तुमने बाहर जा कर के भी खाया है तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि क्यों, किसी को कैसे पता चल जाएगा? उसने कहा कि इस घर में दीवारों के भी कान होते हैं। यह ना समझना कि तुम अपने पति के साथ एकांत में बैठी हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। कभी भी कोई बात बाहर निकल सकती है। एक दिन मैंने अपनी जेठानी के बाजुओं की तरफ देखा तो उस पर मार के निशान थे। मैंने कहा कि यह क्या हुआ आपके साथ? उसने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, यानी पुरानी बात थी। मैंने कहा कि फिर भी क्या हुआ था? तो उसने किसने किया था? तो उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे घर में एक आदमी आ गया था जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, और मैं उसके सामने बिना घूंघट की आ गई थी। जेठानी की बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मैं बोलने लगी। मैंने कहा कि जेठ जी ने आप पर हाथ उठाया था ना, वह इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? पर आप तो कह रही थी कि वो बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, जेठ जी ने नहीं किया था, यह तो ससुर जी ने किया था। जब मैंने यह सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि पर वह कैसे कर सकते हैं?
आपने अपने पति से यह बात नहीं बताई? उसने कहा कि वह कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बाबूजी के नाम पर है। घर है, दुकानें हैं, उनके किराए की बाबूजी के पास आते हैं। जमीनों पर लोग रखे हुए हैं जो काम करते हैं, वो भी पैसे हर महीने बाबूजी के पास ही रहते हैं। यह सारा घर भी हमारा वही चलाते हैं। मैंने कहा कि फिर जो आप लोगों ने शादी से पहले कहा था कि लड़के की अच्छी नौकरी है, वो झूठा था? तो जेठानी ने कहा कि अपनी दही को कौन खट्टा कह सकता है। नौकरी ऐसी है कि बस अपनी ही कंपनी में जाकर बैठ जाता है, कोई पगार नहीं, कुछ नहीं, बस यह घर तो चलता ही रहता है। मैंने कहा कि तो हमारी अपनी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? अगर हमें कुछ चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? तो जेठानी ने कहा कि बाबूजी की बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो जेठानी ने कहा कि फिर अपने घर वालों से कह देना, ऐसी चीज़ें तुम्हें वही लाकर दे देंगे। ताकि यहाँ तो एक माचिस की डिब्बियाँ भी आती है तो बाबूजी की मर्जी के बगैर नहीं आती। अगर बाबूजी मना कर दे तो हम तो सांस लेना भी नहीं पाएंगे। हमारे ससुर जी जो भी कह रहे थे वह बुरा कह रहे थे। यह तो बस ठीक नहीं था, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने कामों के लिए मेरी जेठानी को रखा हुआ था। वह अपना काम कोई भी नहीं करते थे। मुझे कहते थे कि फिर तुम घर के काम में किया करो और यह मेरा काम करेगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि आपके काम कैसे हो सकते हैं, और मुझ पर घर के सारे काम डाल दिए। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर जेठानी ने कहा था कि तुम पलटकर जवाब नहीं देना वरना बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं चुप हो गई थी। मेरी जेठानी से वैसे वह काफ़ी सारे काम करवाते थे और कमरा उसी से साफ़ करवाते थे और कपड़े उससे धुलवाते थे। उससे अपने लिए अलग से लहसुन प्याज बिना खाना बनवाते थे और उसी के हाथ से खाना खाना पसंद करते थे। एक दिन मेरी जेठानी ने बताया कि तुम्हारा पति और मेरा पति दोनों ही ससुर जी के कर्जदार हैं। मैंने कहा कि क्या बेटे भी बाप के कर्जदार होते हैं? तो उसने कहा कि इस घर में ऐसा ही होता है। एक दफ़ा इन दोनों ने मिलकर कहा था कि हम लोगों ने अपना अलग से बिजनेस बनाना है, तो ससुर जी ने इनको कर्जा दिया था, लेकिन इनका बिजनेस ठप हो गया और अब यह कर्जा वापस करने के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते हैं और इनको पगार भी नहीं मिलती। यह सब तो अपनी जगह था। इनमें से कुछ बातें बहुत गलत थी, लेकिन जो मैंने देखा तो वह इससे भी ज़्यादा गलत थी। मैंने देखा कि रात को जब सारे काम करके मैं रसोई घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी के हाथ में एक तेल का प्याला था और वह ससुर जी के कमरे में तरफ जा रही थी। मैंने उनको रोक लिया और मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उनको बुरा न लगे इसीलिए ये भी कह दिया कि मैंने पूछना था कि आपने दूध फ्रिज में रखा था या नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, और मैं ससुर जी के कमरे में जा रही हूँ। मुझे लगा कि वह कहेगी कि जेठ जी के कमरे में जा रही हूँ, लेकिन उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा कि इस वक्त आप वहाँ क्या काम करने जा रही हैं? ससुर जी की टांगों में बहुत दर्द रहता है, इसीलिए मसाज करने के लिए जा रही हूँ। राम राम, ये कौन सी बात कह रही थी वह? अगर उनकी टांगों में दर्द था तो यह मेरी जेठानी का काम नहीं था उनकी मसाज करती। ओह, मुझे अजीब बात तो लगा कि जब उनके आराम से यह बात कैसे कह रही थी, कैसे यह सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल था उनके लिए। मैं तो भी चुप हो गई थी। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने अपने पति से यह बात कही तो उसने कहा कि हाँ, बाबूजी के सारे काम भाभी से ही करवाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी हैं, खाना भी बनाती हैं और उनको भी संभालती हैं, और शुक्र करो कि वही उनको संभालती हैं। हम तो हिम्मत उनके काम करने की नहीं है। उनको कभी भी गुस्सा भी आ जाता है। मैंने कहा कि लेकिन यह तो उनका काम नहीं है, न कि टांगों का मसाज करने गई हैं। आपको यह सब कुछ अजीब सा नहीं लगता? मेरे पति ने कहा कि नहीं, इसमें क्या अजीब है,
या तो मेरे पति को सब कुछ पहले से पता था या फिर भी यह सब कुछ मुझसे बताना नहीं चाहता था, इसीलिए कह रहा था कि यह सब कुछ अजीब नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, अब तो यह रोज ही होता था। वह रोज रोज रात को तेल उठाकर बाबूजी के कमरे में चली जाती। अब रोज रोज की टांगों में दर्द रहता और बाबूजी ही मालिश करवाते थे। पूरा दिन तो कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर ही देते रहते थे, यह तो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और मैं एक दुकान पर चली गई। मैं वहाँ जाकर नॉनवेज खा लिया और वो भी बहुत मज़े ले लेकर खाया। मेरी शादी के 1 महीना होने वाला था। मैंने पहली दफ़ा घर से निकली थी और 1 महीने से मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, तो मैंने आज खूब इंजॉय करके खाया। पर जैसे ही घर आई तो मेरे ससुर बुरी तरह से चिल्लाने लगे। मैंने घूंघट गिराया हुआ था पर वो सबको बुलाकर जमा कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैंने नॉनवेज खाया है, पर फिर सोचा कि इनको कैसे पता चलेगा। मैं तो अपनी माँ के घर जाने का बहाना करके गई थी और यह क्या, मेरे पीछे खड़े शायद कोई और बात करनी होगी। जब सब लोगों को एक जगह पर बुला लिया तो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि यह इस घर की छोटी बहू गीता अंजलि और इसने जो हरकत की है उसके बारे में मुझे पता चल गया है। यह आज घर से बाहर गई थी और इसने नॉनवेज खाया है, क्योंकि जैसे ही यह घर के अंदर आई है उसके हाथों से और उसके शरीर से नॉनवेज की बास आ रही थी। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि मेरे ससुर जी को कैसे पता चल गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। क्या इस उम्र में भी उनकी नाक इतनी तेज थी? जरूर इनको यह बात किसी ने बताई थी, पर यह बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। अब मेरा पति बोलने लगा। उसने कहा कि बाबूजी माफ़ कर दो, देखो अब एक बंदा खाता है तो क्या कर सकते हैं, इस घर में तो बनता नहीं और वह घर में तो लाई नहीं, बाहर ही खाकर आई है। पर मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब मैंने सज़ा का लफ्ज़ सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कौन सी सज़ा, क्या करोगे? क्या मुझे कोड़े मारेंगे, कहीं बंद कर देंगे? मुझे पता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने जो सज़ा सुनाई यह सुनकर मैं सभी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आज से अगले 2 महीने तक गीतांजलि बहू सिर्फ पतली दाल और सूखी रोटी ही खाएगी, नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ इसके घर में दी गई तो उसको भी यह सज़ा 4 महीने के लिए कर दी जाएगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई थी और कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चुप कर जाओ। उसने मुझे इशारा किया, अगर और बोलती तो शायद सज़ा और मिलती। मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। गीता अंजलि से गलती हो गई, उससे दोबारा ऐसा कोई नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया। मैंने कहा, बाबूजी को यह बात कैसे पता चली? उसने कहा, क्योंकि बाबूजी को तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया था नमस्ते करने के लिए और उन्होंने बताया कि तुम उनके घर नहीं गई हो। और फिर पता नहीं उनको यह बात किसने बताई कि तुमने नॉनवेज खाती हो और तुमने कहा कि मैं बाहर जाकर खा लूँगी। मैंने अपना दिमाग घुमाया तो मुझे याद आया कि बात मैंने पुष्पा भाभी को बताई थी। उसका मतलब है कि भाभी ने ही बात ससुर जी के कान में डाली थी और इनका अनुमान ठीक लग गया था। मेरी शामत आ गई थी। 2 महीने तक कौन सिर्फ दाल रोटी खाता है? उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अगर उसने फिर से ये हरकत की तो इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाएगी। मैंने अपने पति से कहा कि यह क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि इस घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? हर कमरे में एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। अब तो तुम्हें सज़ा मिल गई है, लेकिन खाने में अच्छी चीज़ मिलती है और ना मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं और ना ही तुम्हें इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, अच्छी सूट पहनती हो, इतने सारे गहने लेकर दिए हैं तुम्हें। अब इतना कुछ मिलता है तो फिर कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने कहा, अगर मुझे
पहले से पता होता तो मैं यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन साथ में कर्फ्यू के माहौल मिलेगा तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। वह बात ये थी कि इस परिवार के मर्द बहुत ही अजीब तरह के थे। उनके साथ हमें ज़िंदगी का कोई सुख नहीं मिल रहा था। वह अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, न उन्हें कोई बात करनी आती थी, ना ही अपनी पत्नी को खुश करना आता था। बस वह पूरा दिन अपने बाबूजी से डरते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरा समय यहाँ पर कैसे गुजरेगा, इसलिए मैंने अपने खाली दिमाग को अपनी जेठानी पर लगाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह बाबूजी के कमरे में गई तो मैं भी बाहर खड़ी हो गई और सुनने लगी कि यह क्या बातें करती है, दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यह मेरी ही बातें करते हैं। इसने बाबूजी के दिमाग में यह बातें डाली थी कि मैं बाहर जाकर नॉनवेज खाने का प्लान बना रही थी और मुझे सज़ा मिल गई थी। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग में शैतान रहता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। अब मेरा दिमाग इसी तरफ लग गया था। मेरे दिमाग में अजीब सा जासूस बना हुआ था। मेरे दिमाग में उत्साह था कि अगर ये लोग आपस में कुछ गलत कर रहे थे तो फिर मुझे भी मौका मिल जाएगा कि मैं अब ये सब के सामने अपने ससुर जी की क्लास लगाऊंगी, जैसा उन्होंने मेरी क्लास लगाई थी। बस मेरे साथ इन दोनों ने कोई गलती आ जाए तो मैं फिर इनको माफ़ नहीं करूँगी, और जब ये गलती पर होंगे तो फिर इन दोनों को पता चलेगा कि किसी की सज़ा देना क्या होता है। या क्या लोगों को खरीद कर लाए थे जो उनके ऊपर इस तरह से हुक्म चला रहे थे। इसलिए मैं बस कोई न कोई सुराग अपने हाथ में पकड़ना ही चाहती थी। कमरे के बाहर खड़ी थी जब अचानक से मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। मेरी जेठानी रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते कुछ बोल रही थी। जैसे कोई रोते हुए कोई कुछ बात करता है तो जाहिर सी बात है कि रोते हुए उसकी आवाज़ बदल जाती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी, या तो वह रो लेती या फिर बात कर लेती। मुझे बस इतना समझ में आ रहा था जैसे वह कह रही कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं। बस इस तरह की कोई बात समझ नहीं आती। मैं तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा कि एक तरफ मेरी जेठानी हाथ में तेल या प्याला पकड़े बूढ़े ससुर जी के कमरे में जाती है और फिर कहती है कि मैं उनका मसाज करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसका कमरे से जेठानी को रोने की आवाज़ आने लगती है और वह कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, ऐसे नहीं करें। और फिर ये अपने सारे काम सिर्फ भाभी से ही करवाते हैं और सारी पाबंदियाँ मेरे लिए। भाभी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। मेरी शादी नई हुई थी तो मैं सलवार सूट पहनती थी, लेकिन मेरी भाभी साड़ी पहना करती थी और ससुर जी के ही कहा था कि घर की बड़ी बहू को हमेशा साड़ी पहन कर रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी को जब 1 साल हो जाएगा तो फिर तुम भी सूट सलवार नहीं पहनोगी, हमेशा साड़ी ही पहनोगी। मैं भी यह सोचकर हैरान थी कि क्या सारी जिंदगी साड़ी पहनूंगी। मुझसे तो साड़ी संभाली नहीं जाती थी। मैं वहाँ से वापस आ गई, पर मैं यह बात किससे करती। अगर अपने पति से करती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे बात करना ना करना एक जैसा था, ना 3 में था ना 13 में था। वह कुछ नहीं कर सकता था। जैसा मैंने पहले बताया कि शुरुआती में तो मेरी जेठानी अच्छी ही लग रही थी, लेकिन मेरी बातें ससुर जी को बताना और उसी वजह से मुझे सज़ा मिल रही थी, यह बात भी मैं भूल सकती थी। अब मेरे हाथ में बात आई थी तो मैंने भी कह दिया। सब्जी काटते हुए मैंने उसे कह दिया कि कल मैं आपके और ससुर जी के बारे में सोच रही थी और अभी तक सोच रही हूँ। उसने कहा कि हमारे बारे में क्यों सोच रही थी और क्या सोच रही थी, अभी ही सोच रही हो। उसने कहा कि क्यों, तुम क्यों सोच रही हो। मैंने कहा कि वह मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो आप शायद ससुर जी के कमरे में थी और फिर वहाँ से आपके रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। क्या कह रही थी आप अंदर भाभी। मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं क्या कह रहा है।
मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो परेशान हूँ, इसीलिए चिंता में आकर यह बात पूछ रही हूँ। लेकिन मेरी जेठानी को तो रंग ही उड़ गया। वो घबरा गई और सब्जी बनाते हुए सब्जी को कूड़े में फेंकने लगी और कूड़े की सब्जी के बर्तन में फेंकने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है भाभी, आप तो बुरी तरह से घबरा गई हैं, क्या बात है? तो उसने मेरा हाथ में हाथ रखा और कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, क्यों रो रही थी आप तो उनके कमरे में मसाज करने जाती हैं, फिर वहाँ बैठकर रो क्यों रहती हैं? और क्यों बाबूजी के सामने इस तरह कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो और मुझसे यह सब कुछ नहीं करवाओ? मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप सारी रात उनके कमरे में गुजार देती हो। तो उनसे क्या नहीं कहा? सारी रात नहीं, बस 12 बजे के बाद तक बाबूजी को नींद आ जाती है तो मैं वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि 12 बजे तक तो आधी रात हो जाती है ना। इस घर में तो वैसे भी 5 बजे उठने की आदत है। अब वह कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या मैं बोल रही थी। बस उसने कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना। लेकिन मेरी उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी। मुझे तो जानना था। इतना तो समझ गई थी कि यह तो कुछ न कुछ कर ही रही है, खुद ही करके बताना पड़ेगा। एक दिन पुष्पा भाभी न जाने कहाँ गई थी, शायद नहा रही थी, तो मैंने ससुर जी को मुझसे कह दिया कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने दिल से सोचा कि इनको मेरी चाय पसंद ना आए तो कहीं मुझे फिर से सजा ना दे दे। ससुर जी ने कहा कि देखो, इस घर में कुछ कायदे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सजा देनी पड़ गई ताकि तुम दोबारा ऐसा ना करो, पर बुरा नहीं मानना। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। मैंने बुरा नहीं माना और वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और यह खबर सुनने को मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी शादी को 3 महीने हुए थे, जबकि मेरी जेठानी की शादी को इतने साल हो गए थे और अभी तक उनके यहाँ संतान नहीं थी। तो यह खबर उसके लिए तो अच्छी नहीं थी, पर मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मेरे ससुर जी ने तुरंत मेरी नज़र उतारी और पैसे मेरे हाथ में रख कर बोले कि यह जो कहती है इसको खिलाओ, इसके लिए तो अब रोज़ फल आया करेंगे। मेरे ससुर जी इतने ज़्यादा खुश हो गए कि मैं हैरान हो गई कि यह वही आदमी है जिसके सिवाय पुष्प भाभी के कुछ नज़र नहीं आता था। अब तो यह मेरा इतना ख्याल रख रहे थे कि मेरे लिए रोज़ घर में फ्रूट आते थे और खाने पीने की सारी चीज़ें आती थी। दूध दही रोज़ मुझे खाने को मिलता और घर में मैं कहती वो मेरे लिए ला दिया जाता। मेरे ससुर जी ने कहा कि ये नॉनवेज भी खाती है तो इसको ला करके दो, क्योंकि ऐसी हालत में जो चीज़ें पसंद होती है वही खाने का दिल करता है। मेरी जेठानी इन सब से खुश नहीं थी। उसने मुझे ये नहीं कहा कि अच्छा लगा, कहा कि तुम्हारे यहाँ संतान होने वाला है, चलो इस घर में बच्चा आ जाएगा। जब मैंने यह बात अपने पति से कहा तो उसने कहा कि भाभी कब से संतान के लिए कोशिश कर रही हैं, ना जाने कितनी दफ़ा इलाज करवा चुकी हैं, लेकिन मसला उनके अंदर नहीं है, भाई के अंदर है, इसीलिए वो परेशान रहती हैं। यह सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक औरत के पति के ही मसला हो तो फिर इसमें औरत का क्या कसूर। पर मैंने कहा कि बच्चा तो घर में ही आएगा, हमारा बच्चा हो या उनका बच्चा, इस घर में बच्चा होगा। मेरे पति की ने कहा कि हाँ, लेकिन अपना बच्चा तो नहीं होता है ना। तो मैं फिर सोच में पड़ गई। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा कि इन दिनों अपनी जेठानी के हाथ से कुछ लेकर नहीं खाना, कहीं वो तुझे कुछ दे ना दे। तुझे नहीं पता बेटा, यह देवरानी जेठानी की जंग बड़ी बुरी होती है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी जेठानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर भी मैंने अपनी माँ से कह दिया कि ठीक है माँ, मैं ख्याल रखूँगी, आप चिंता ना करें। लेकिन मैं इसके बाद कोई ख्याल नहीं रखा था। वहीं खाना बनाती थी, मेरे लिए तीनों टाइम का लेकर खाना आती थी और मैं खा लेती थी। लेकिन मेरी उत्सुकता तो उस जगह पर थी
अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सलवार सूट पहनती थी, लेकिन मेरी जेठानी साड़ी पहना करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी तरह अपनी जेठानी की जगह कमरे में चली जाऊंगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या हो रहा है। मैं अपनी जेठानी के कमरे में गई और मैंने वहां से उनकी वह साड़ी उठा ली जो वह ज़्यादातर पहना करती थी, लेकिन उनको भी तो गायब करना था। तो मैंने उनकी शाम की चाय में नींद की दवा मिला दी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। उसने कहा था कि तुम्हें कम खाना है, लेकिन मैंने उनकी चाय में ज़्यादा ही मिला दी। जब शाम हुई तो मैं अपने कमरे में गई और वहाँ पर सो गई। लेकिन उस टाइम तो ससुर जी खाना खाया करते थे, तो मैंने उनकी साड़ी पहन ली। पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर ससुर जी को पता चल जाता तो वह फिर से मुझे कोई न कोई सजा दे देते। मैं ससुर जी को खाना लिए साड़ी पहना और घूंघट गिराए उनके कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और वह समझ गए, तो कहने लगे कि क्या आज घूंघट गिरा के क्यों आई हो। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुम घूंघट गिरा के क्यों आई हो। क्या मेरी जेठानी को यहाँ पर घूंघट करना मना था, जबकि वह तो कहती थी कि जब से ससुर जी आसपास तो घूंघट गिरा लेना चाहिए। मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। तो कहने लगी कि आ जाओ बैठो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो तुम चाहती थी वो हो गया। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि गीता अंजलि बहू की कोई खुशखबरी सुना दे, तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैंने अपना सुनकर तो और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि मेरे बारे में यह कौन सी बात कह रहे थे, और मेरी खुशखबरी से मेरी जेठानी का क्या खुशखबरी जुड़ी है। हाँ, मुझे खुशखबरी से मतलब था कि मेरे यहाँ संतान आने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तुम रोने मत बैठ जाना, हमेशा रोती रहती हो। मुझे भी उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले इस कमरे में क्या होता था वह तो मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद वह पाँव आगे करके बैठ गए, पर कहने लगे कि पहले मसाज कर दो, साथ साथ में बात बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ पाँव ही आगे किए थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे हाथ न पहचान जाए, क्योंकि यह तो पुष्पा की हाथ नहीं है। तो अब जब यह नहीं बोली तो कहने लगे कि अच्छा, परेशान नहीं हो, पहले मैं तुम्हारी खुशखबरी सुना देता हूँ। खबर ये है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे जितेंद्र को अलग करने का फैसला कर दिया है। अब तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, और अगर एक औरत का संतान का सुख ना मिले तो वह क्या कर सकती है, इसको मैं समझ लूँगा। तुम फिक्र न करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस घर में पहले कौन सी उसकी चलती थी जो आज अपनी मर्जी से कुछ करवाएगा। यह बात करते हैं कि वह पुष्पा भाभी की अपने बेटे से अलग करना चाहते हैं, तलाक दिलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करके उनको क्या फ़ायदा। कहीं वह ऐसा तो नहीं करना चाहते कि बेटे पुष्पा भाभी को तलाक दिलवा कर फिर खुद से शादी करना चाहते हैं। राम राम, ये मसला तो मेरी सोच से और भी ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि अब मुझे थोड़ी देर बाद बाहर से हलचल की आवाज़ आई तो मैं बुरी तरह से डर गई। शायद भाभी को होश आ गया था, क्योंकि वह कमरे में आ गई। उनको देखकर बाबूजी भी हैरान रह गए और मैंने भी घूंघट ऊपर कर दिया। अब सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई, पर मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि और मैं क्या करती, मुझे उत्सुकता हो रही थी तो मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन बाबूजी ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ बेटी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से ही पोते पोती का बहुत शौक था, लेकिन जितेंद्र कभी भी बाप नहीं बन सकता। हमने बहुत इलाज करवाया, पहले तो कोई इलाज नहीं करवाता था, कहता था कि पुष्पा में ही कोई खराबी है, लेकिन पुष्पा बिल्कुल ठीक है। पुष्पा की ज़िंदगी उसके साथ बुरी तरह से है। वह ना तो संतान दे सकता है और ना ही वो पुष्पा का ख्याल रखता है। वह इस पर हाथ पे उठाता है और इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी जा रही है। वह रोज़ मेरे पास आकर मुझसे कहती है कि बाबूजी मुझे इस कैद से आज़ाद कर दें, मुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा कर इस घर से बाबूजी की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर तलाक
जैसे बड़ा फैसला पुष्पा अकेले कैसे कर सकती थी। और जितेंद्र भी तलाक देने के मूड में नहीं था। अगर केस होता तो उसने केस लड़ना था, लेकिन तलाक नहीं देनी थी। मेरे ससुर जी ने बताया कि पहले मैं इस सब के खिलाफ था, बार बार इसको कहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इसको 8 साल गुजर गए हैं। इसमें बेचारी का क्या कसूर, और तुम भी माँ बनने वाली हो। इस घर में तो इस घर का वारिस आने वाला है, तो फिर इसको क्यों बांध रखा है। इसको इसकी ज़िंदगी जीने के लिए क्यों न छोड़ दें। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पुष्पा भाभी तो पहले से ही रो रही थी। हम तो समझते थे कि बाबूजी पुराने ख्यालात के हैं, उनको किसी का एहसास नहीं है, परवाह नहीं है, सिर्फ अपने वसूलों की पड़ी है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया था, और जो पुष्पा भाभी के बाजू पर निशान थे वो बाबूजी ने नहीं की, उनके पति ने किया था। लेकिन वह अपने पति को बुरा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए झूठ कहा था। सच तो कह रहे थे। इसी में भाभी का क्या कसूर था। उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने बच्चे पैदा नहीं करना सकती थी, लेकिन उनके पति से उनको कभी बच्चे पैदा नहीं करवा सकता था, और इसलिए उनका पति उनके ऊपर हाथ उठाता और जुल्म भी करता था। वैसे जिंदगी जी रही थी। बाबूजी के सामने रोती थी, अर्जी डालती थी, कोई तो सुनवाई होगी, और आज सुनवाई हो रही थी। पर पुष्पा भाभी ने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं बाबूजी नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मेरा अधिकार देने का बात कही जाए, ताकि मेरे दिल में सुकून आ जाए कि मेरे लिए भी किसी के दिल में कोई प्रेम है, कोई मेरी भी परवाह करता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर गीतांजलि का बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा होगा ना। इस बात पर बाबूजी ने पुष्पा के सर पर हाथ रखा और कहा कि जीती रह बेटी, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मेरे यहाँ एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए, और भाभी ने मेरी बहुत मदद की। अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इन बच्चों को संभाल नहीं पाती। और फिर 2 साल गुजरने के बाद यह खुशखबरी हमारे लिए बहुत बड़ी थी कि भाभी के यहाँ भी संतान होने वाली थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा ठीक हो जा गया। बाबूजी बहुत खुश हुए। उसके साथ प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई, यानी कि बेटी पैदा हुई। अब इस घर में 3 बच्चे हैं, और सब लोग आपस में प्रेम करते हैं। कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। आप लोग बताएं कि मेरी पुष्पा भाभी ने ठीक फैसला किया या नहीं। वह अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, पर वो कहती कि मेरी जंग मेरे अधिकार के लिए नहीं थी, यह जानने के लिए थी कि मुझे मेरा अधिकार मिल सकता है। और जब मैंने जाना कि हाँ मिल सकता है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए।